माँ जी, वो संध्या दीदी बोल रही थी कि पकोड़ों में तेल ज्यादा होता है ना, नहीं खाना चाहिए। मुझे लगा आपकी सेहत का ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। मैं आपसे पूछने ही आ रही थी कि कुछ और खाइएगा तो बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। तो अब संध्या बताएगी इस घर में क्या बनेगा क्या नहीं। मुझे तो लगता है तुझे पकौड़े बनाने आते ही नहीं, इसलिए बहाने मार रही है ना। अरे बहू, बाहर मौसम तो देख कितना हसीन हो रहा है। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही है? पकौड़े बनाने में कौन सा रॉकेट साइंस है? ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे बनाना नहीं आता, मैं तो सब बना लेती हूँ। वैसे बोलिए तो 2 मिनट में बना दूं। और देखिए, वैसे भी ना मौसम पकौड़े वाला ही हो रहा है, बारिश होने वाली है। चलिए, संध्या दीदी नहीं खाएंगे तो हम दोनों खा लेते। अरे संध्या क्या खाती है क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने कह दिया था घर पे पकौड़े बनेंगे तो पकौड़े बने क्यों नहीं अभी तक? जाओ जाके पकौड़े बना कर लाओ। जया की शादी अनुराग से हुई, जहां वो अपनी बड़ी भाभी संध्या और भाई अवधेश के साथ रहता था। बड़े भाई की शादी हुए तो काफी साल हो गए थे, लेकिन सास का अपनी बड़ी बहू के साथ बिल्कुल पटती नहीं थी। ये बात से जया अनजान थी। आज तो इतने अच्छे पकौड़े बनाऊंगी कि दीदी को भी पसंद आएंगे और माँ जी को भी, फिर दोनों मिलकर मेरी तारीफ करेंगी। मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, जिसकी अपनी सास से भी पटती है और अपनी जेठानी से भी। संध्या पकौड़े बनाती है और सास के आगे रख देती है। वाह, एक कप चाय भी होती तो मजा आ जाता। कैसी बात कर रही है माँ जी, पकौड़े के साथ चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी लेकर आती हूँ। जया चाय लेने रसोई की तरफ जाती है कि रास्ते में उसे संध्या मिल जाती है। क्या बात है जया, कहाँ भागी दौड़ी जा रही हो? देख लो बारिश हो रही है, कहीं पैर फिसल ना जाए। अरे नहीं दीदी, वो पकौड़े बनाए थे ना तो चाय लेने जा रही हूँ। आप भी खाकर देखिए ना पकौड़े, ज्यादा तेल नहीं है। वैसे रहने ही दीजिए, कल को कुछ हो गया तो मैं ही बुरी बनूंगी। आप अपनी हेल्थ पर ही ध्यान दीजिए। संध्या बाहर बारिश को देखती है, मौसम को देखती है और मन में सोचती है कि बेटा, जब बने बनाए चाय पकौड़े मिल रहे तो क्या तेल क्या पानी। बात तो तेरी सही है, लेकिन वो क्या है ना, नई नई बहू का मन रखना भी जरूरी होता है। तो एक काम कर, मुझे भी दे दे चाय और पकौड़े। ठीक है दीदी, अभी लाती हूँ, आपको बहुत पसंद आएंगे। जया चाय पकौड़े जेठानी और सास को देती है। वाह जया, अच्छे पकौड़े बनाए हैं। ऐसे पकौड़े तो बाजार में भी नहीं मिलते। मैं खुश हूँ तुझसे और तेरे खाने से। तुझे शाम को मैं 500 रुपए दूंगी, ऐसे ही अच्छा खाना बना और मुझसे आशीर्वाद में पैसे ले। वैसे बहुत अच्छे पकौड़े बनाए तूने। तभी संध्या की खांसी की आवाज आती है। हे भगवान, खड़ी मिर्ची हरी हरी इतनी कौन डालता है, गले में फंस गई। देखना अब खांसी रुक ही नहीं रही। पानी तो दे जया। जया पानी देने के लिए जैसे उठती है, सास उसका हाथ पकड़ लेती है। जरा पहले मुझे चाय पकड़ा, पहले मैंने तुझसे चाय मांगी थी ना, और मुझे तो नहीं लगी खड़ी मिर्ची। डाली है क्या तूने? वही तो माँ जी, मैंने तो खड़ी मिर्ची डाली ही नहीं, फिर दीदी को कैसे लगी? अरे वो तो है ही ऐसी, जो चीज मुझे अच्छी लगे ना, हो ही नहीं सकता कि उसे पसंद आ जाए। अब ऐसी है वो सड़ी सी। पर माँ जी, भाभी को खांसी आ रही है, वक्त पर पानी नहीं दिया तो कुछ हो ना जाए। उसे कुछ नहीं हो सकता, वो तो सबको लेकर जाएगी। और हाँ, खांसी आ रही है तो तू क्यों घन चक्कर बन रही है? सामने रखा है, पानी ले लेगी। चल तू मुझे ना चाय पकौड़े खिला। जया सोचती है चाय भी तो सामने रखी है। फिर सासू माँ ने उसे जेठानी को पानी क्यों नहीं दिया? किसी तरह सास से बचकर जया हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है। जया, कैसे पकौड़े बनाए थे, कितनी खांसी आ गई मुझे। दीदी, मैंने पहले ही मना किया था, आप मत खाइए, ये ठीक नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता ना तेल वाला खाना तो। अरे किसने कहा ये नहीं खाती है? इसका बस चले तो ये इंसान तल कर खा जाए। तब बहुत अच्छे पकौड़े बनाए, माँ ने खुश हो गया। ऐसे पकौड़े तो मैंने कभी नहीं खाए जया। थैंक यू माँ जी। वैसे दीदी, आपको क्या हो गया? पकौड़े देखिए ना, माँ जी को तो बहुत अच्छे लगे। अरे माँ जी को तो कुछ भी अच्छा लगता है। जिंदगी में कुछ अच्छा खाई होगी तब पता चलेगा अच्छा क्या होता है। इनको तो जो भी खिलाओ ना सब अच्छा ही लगेगा। तो एक यही तो है जिसने 56 भोग खा रखे हैं। हम तो बस नमक रोटी खाकर बड़े हो गए ना। क्या जया? अब जया को समझने में देर नहीं लगती कि कुछ तो गड़बड़ है सास और जेठानी के बीच। दीदी, अगर आपको पकौड़े अच्छे नहीं लगे तो मैं आपके लिए बिस्किट ला दूं? अरे नहीं नहीं, ठीक है, तू एक काम कर, 2-4 पकौड़े इस प्लेट में रखते, अवधेश को खिला दूंगी। वैसे भी ना तेरे भैया का स्वाद अपनी माँ जैसा ही है।
अब देश का तो बहाना है, कमरे में जाकर खुद ही खाना है। ये है ही ऐसे। कुछ दिन ऐसे ही आराम से चल रहे थे कि फिर एक रोज, अरे जया बहू, सुना तुझे मेकअप करना अच्छा आता है? जी माँ जी, मैंने सेल्फ मेकअप का कोर्स किया है। आपको पता है मेरे घर में जितनी भी शादियां होती थी ना, मेकअप सब मुझसे ही कराते थे। रुकिए माँ जी, आपको अपनी पुरानी फोटो दिखाती हूँ। अरे बस बस, मैं तो ये कह रही थी कि तेरे बुआ सास की लड़की की शादी पड़ी है, अब मुझे तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी तेरी रहेगी। कैसी बात कर रही है माँ जी, जरूर जरूर, क्यों नहीं। और देखिएगा, इतना सुंदर बना दूंगी आपको कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वहां संध्या आती है हाथ में साड़ी लेकर। अरे जल्दी से मुझे ये साड़ी पहना देना, मुझे पार्टी में जाना और देर हो रही है। क्या वो तुझे कोई पार्लर वाली दिख रही है क्या जो तुझे साड़ी पहनाएगी? और वैसे भी तू तो बड़ी है, उससे शर्म नहीं आती तुझे? माँ जी, जया मेरी देवरानी है और जेठानी होने के नाते मैं उससे ये करवा सकती हूँ। क्यों जया? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं क्यों नहीं। माँ जी, मैं भाभी को साड़ी पहना देती हूँ, फिर आपका मेकअप करने आपके कमरे में आती हूँ। क्या मतलब होता है? अभी तुरंत मेरा मेकअप करना है। सास के काम को रोक कर बीच में जेठानी का काम करने का मतलब जानती है तो बहू क्या होता है? पर माँ जी, शादी तो अगले हफ्ते है ना। हाँ, लेकिन शादी से पहले जरा मेकअप करके देखो तो उस दिन मैं कैसे लगूंगी? माँ जी, मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं जाना है। जया अच्छी साड़ी पहना देती है, इसलिए मैं चाह रही थी कि वो मुझे साड़ी पहना दे। चाहने में और होने में बहुत फर्क होता है संध्या जी। मैं भी चाहती थी मुझे बहुत अच्छी बड़ी बहू मिले, लेकिन नहीं मिली ना। तो वैसे ही तो अपनी साड़ी लेकर निकल यहाँ से। पहले मैंने उससे मेकअप के लिए कहा है तो वो मेकअप करेगी, फिर तेरा काम करेगी, समझी? चल जया। जया बेचारी जेठानी की ओर देखती है, जैसे आंखों से कह रही हो दीदी माफ कर दीजिए, और वो सास के साथ चली जाती है। माँ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं भाभी मुझसे गुस्सा हो गई तो। और अगर मैं गुस्सा हो जाती तो? मुझे संध्या से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ आप दोनों ही मुझसे खुश रहें। देख जया, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मेरी दुश्मन तेरी दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकती। आपकी दुश्मन मेरी दोस्त? मैं कुछ समझी नहीं। समझ नहीं रही हो या समझ कर भी अनजान बन रही हो? है, चल अभी तू पूरा ध्यान मेरे मेकअप पे लगा, एक भी लाली बिंदी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। रात को जया कमरे में अपने पति के साथ बैठी थी तब। सुनिए जी, एक बात बताइए, ये आपके घर में क्या पॉलिटिक्स चल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक तो है? सब ठीक है। तुम्हें सब ठीक लगता है? तुम्हारे घर के अंदर ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रखा है और तुम्हें सब ठीक लगता है? हाँ, जब तक गोलाबारी ना हो तब तक तो सब ठीक ही लगता है। वैसे पहले कभी कभी हो जाती थी मम्मी और भाभी के बीच लड़ाई। क्यों, क्या हो गया? तुमसे कोई बात हो गई क्या? अरे छोड़ो ना, मुझसे क्या बात होगी। मैं तो दोनों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी फूटी किस्मत। भाभी को खुश रखो तो मम्मी जी नाराज, मम्मी जी को खुश रखो तो भाभी नाराज। समझ में नहीं आ रहा किसको खुश करूं किसको नहीं। अरे छोड़ो ना, तुमने वो बंदर वाली कहानी नहीं सुनी क्या? 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर पूरी रोटी खा जाता है, तुम तो बस घर में वही वाली बंदरिया बन के रहो, खुश रहोगी। कैसी बात कर रहे हो? मैं खुद को बंदर बना दूं इन 2 बिल्लियों के कारण? वैसे एक बात बताइए, गलती किसकी है, भाभी की या माँ जी की? पता नहीं किसकी गलती है। भाभी ने तो मुझे बच्चों की तरह रखा। तुम बहू बनकर जब तक इस घर में नहीं आई थी तब तक भाभी ने कभी मुझे खाने पीने, मेरे कपड़े लत्ते किसी की कमी नहीं होने दी। हमेशा प्रेस किए हुए साफ कपड़े मिलते थे, लाजवाब लजीज खाना टिफिन में मिलता था। अब तुम आ गई हो तो तुम ये सारी चीजें कर रही हो। मम्मी और भाभी के बीच में क्या प्रॉब्लम है ये तो मुझे नहीं पता। तुम अगर ज्यादा परेशान हो रही हो तो खुद ही पता कर लो। हाँ, वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन सीधे सीधे ये पूछ लो कि माँ जी आपको जेठानी जी से क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी ना वो मुझे बताएंगे सब। अरे छोड़ो ना यार, कहाँ तुम इतनी अच्छी शाम बर्बाद कर रही हो। जिसको यहाँ जैसे रहना है वो वैसे रहेगा। तुम क्या चाहती हो, हम यही सब बातें करें? अरे मस्त रहा करो यार। जया का पति तो 2 लाइन में ही बात को खत्म कर देता है, लेकिन जया चाहती है कि वो बिल्कुल एकता कपूर की सीरियल वाली बहू बन जाए, सबकी फेवरेट हीरोइन बहू। जया सास की हर बात को आंख बंद करके मानती, वो जो कहती तुरंत पूरा करती। फिर एक रोज जया जेठानी के कमरे में जाती है। भाभी, मैं आपके और भैया के लिए चाय लेकर आई हूँ।
अरे जया, क्यों परेशान हो रही हो? मैं जा रही थी ना सबके लिए चाय बनाने। कोई बात नहीं भाभी, मैंने बना दी, आपने बना दी, एक ही तो बात है। वैसे भी छोटों का कोई तो फायदा होना चाहिए ना। अरे वाह जया, मैं तो छोटे की शादी करते वक्त डर रहा था, न जाने उसकी बीवी और संध्या माँ पटे के नहीं, कहीं घर में आए दिन कलेश ना हो। वैसे भी माँ ने तो संध्या को परेशान कर रखा है। नहीं भैया, मैं तो चाहती हूँ हम सब मिलकर रहें। वैसे भाभी, मम्मी जी और आपके बीच लड़ाई क्यों है? जेठानी चाहती तो जया को बहुत सी उल्टी सीधी बातें सास के खिलाफ भड़का सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों माँ जी को मेरे काम में ना हमेशा कमियां ही दिखती थी। मैंने बहुत दिल लगाकर इस घर को संभालने की कोशिश करी, पर पता नहीं क्यों माँ जी को मेरा काम पसंद ही नहीं आता। खैर, अब माँ जी तुमसे खुश है, ये अच्छी बात है। हाँ दीदी, लेकिन वो आपसे अच्छे से बात नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमेशा आपके काम के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। जया, ऐसे नहीं बोलते हैं। खैर, तुम चाय बनाकर लाई हो तो आज नाश्ता मैं बनाती हूँ। जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे कमरे में ही नाश्ता दे दूंगी। अरे नहीं भाभी, सब मिलकर बनाएंगे। बताइए क्या बनाया जाए आज? तुम दोनों मिलकर अच्छा सा साउथ इंडियन खाना खिला दो। तुम्हें पता है ना संध्या, साउथ इंडियन खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम बहुत अच्छा बनाती हो। अच्छा भाभी, मुझे भी साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। चलिए ना हम लोग मिलकर बनाते। आप बनाना, मैं सीखूंगी। संध्या किचन में खाना बना रही थी कि पड़ोसन आ जाती है। अरे क्या बात है आज संध्या, लग रहा है इडली डोसा बना रही हो। मोहल्ले तक इनके खाने की सुगंध घूम जाती है। कैसे पता चला आपको कि आज हम लोगों के घर में इडली बन रही है? अरे अभी तो बताया, संध्या घर पर इडली डोसा बनाए और मोहल्ले को पता ना चले, हो ही नहीं सकता। संध्या, एक डोसा मुझे भी खिला दे बेटा। हाँ, क्यों नहीं, बैठिए ना चाची। तभी वहां सास आ जाती है। संध्या दोनों के आगे खाना रखती है। फिर वही बना दिया, इडली सांभर। पता नहीं कौन लोग इसको चढ़ा देते हैं। ये खाना अच्छा बनाती है, ये खाना अच्छा बनाती है। अरे हमारी जया बहू के हाथ की इडली खाकर देखो, कितनी अच्छी बनाती है। संध्या को तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन माँ जी, मुझे तो साउथ इंडियन खाना बनाना आता ही नहीं है। मैं तो खुद यहाँ भाभी से बनाना सीख रही हूँ। क्यों भाभी? पर संध्या कुछ जवाब नहीं देती। जया, ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। और तुम कमला, अपने घर में मन नहीं लगता क्या, जो रोज रोज उठकर मेरे घर आ जाती हो? अरे जितना खाना बनाया सब इसी पड़ोसन को दे देना, हमें तो खाना ही नहीं खाना, ये बेकार सा बेस्वाद खाना। संध्या को सास की बात का बुरा लग जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। भाभी को रोते हुए कमरे में जाता देख जया को भी गुस्सा आता है। माँ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? भाभी ने इतनी मेहनत से इतना अच्छा खाना बनाया। वैसे भी भैया को उनके हाथ का साउथ इंडियन खाना खाना था। अब अपने पति के डिमांड में तो वो पत्नी खाना बनाएगी ना। आपको नहीं खाना तो आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए कुछ और बना देती। सबके सामने उनकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? आय हाय, अब उस संध्या के लिए तुम मुझसे जबान लड़ा रही है? तुझे मैंने पहले ही बताया था, वो मेरी एक नंबर की दुश्मन है, एक नंबर की दुश्मन। उसके लिए कुछ भी अच्छा बोलने से पहले ये सोच ले कि तुझे मेरे साथ अच्छे से रहना है कि नहीं। अरे बाप रे, फिर इस घर की लड़ाई शुरू। अरे क्यों लड़ती हो तुम अपनी बहुओं से? इतनी अच्छी बहू मिली है तुमको। कभी मोहल्ले की दूसरी बहुओं को देखो कैसे नौकरानी की तरह चिल्लाती हैं। हाँ, देखा है, सबकी बहुएं देखी हैं। कभी हमारी संध्या बहू को चिल्लाते देखो, तब पता चलेगा नौकरानी को भी फेल कर रखा है। माँ जी, आपको भाभी के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम भी निकलो यहाँ से। बढ़िया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। जब जया जेठानी के कमरे में जाती है तो वो दिखती है वो रो रही है। क्या हुआ, फिर से लड़ाई हो गई क्या? इस बार क्या हुआ? ये तो कुछ बताएगी नहीं, तुम ही बता दो क्या हुआ है जया। वो भैया, दरअसल पड़ोसन आई थी तो बोल रही थी। तभी जेठानी जया की बात को बीच में काट देती है। अच्छा जया, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ कुछ नहीं बोल रही हूँ तो तुम क्यों जबरदस्ती जया को परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है। दीदी, आप क्यों इतनी बातें सुनती है माँ जी की? आप उनको जवाब क्यों नहीं देती थी? क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैंने कोशिश की थी पर मुझसे नहीं हुआ। आप जाइए, नाश्ता कर लीजिए। लेकिन वहां तो सारा खाना फेंक दिया होगा या फिर पड़ोसन को दे दिया होगा उन्होंने। इतनी हिम्मत नहीं है माँ की। हाँ, उन्होंने किसी को कोई खाना नहीं दिया होगा, ना ही फेंका होगा। मैंने वो खाना संभाल कर रखा है। आज सब घर में है, चलो सब मिलकर नाश्ता करते हैं। लाओ, 2 इडली मुझे भी दे दो।
अब जब कुछ खाने को है ही नहीं तो जो है वही खाना पड़ेगा। सासू माँ, ऐसी इडली तो मैंने कभी दुकान में भी नहीं खाई, खाकर देखिए बहुत अच्छी बनी है। सास संध्या के हाथ की बनी इडली खाती है और थूक देती है। जया तू एक काम कर, मेरे लिए तो 2 आम ही काट दे, इतना गंदा खाना खाने से अच्छा मैं फल खाकर सो जाऊं। जया समझ जाती है कि कमी सास में है। अरे अब क्या सोचने लगी, तेरा अभी दिमाग चल रहा है बड़ी बहू की तरह, चक्रा आ गया है। भाई मेरी तो फूटी किस्मत की दोनों ही बहू 1 नंबर की बेकार मिली। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बच्चा पैदा करना चाहूँ या ना चाहूँ, मेरी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तेरी सास कुछ नहीं बोल रही है बेटा, पर कभी तो बोलेगी। अब तो तेरी शादी को 1 साल हो गया, कर ले बच्चा। अभी बच्चा पैदा कर लेगी तो तेरी सास भी जवान है, यहाँ मैं भी हूँ, हम दोनों मिलकर पाल देंगे तेरा बच्चा। अरे 26 साल की तो हूँ मैं मम्मी, मुझे भी बच्चा पैदा नहीं करना। इतना तो मेरी सास भी मुझे प्रेशर नहीं करती किसी चीज़ के लिए जितना आप बोल देती हो मम्मी। ये कहकर निशा फ़ोन रख देती है। निशा सभी के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी रसोई में उसकी सास आ जाती है। अरे कितनी बार मैंने तुझे बोला है बहू कि जब भी तू रसोई में जाए मुझे बुला लिया कर, अकेले कितना करेगी तू। नहीं मम्मी जी, मुझे आपको काम बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी बिना बोले आप कितना काम कर देती हो, कपड़ा धोना, डस्टिंग करना, एक खाना बनाने का काम ही तो रह जाता है, अब वो भी नहीं कर सकती क्या मैं? और तो की पूरी जिंदगी तो खाना ही बनाना होता है बहू। अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, अभी तो तेरे एंजॉय करने का वक्त है। मोहित को बोलकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाती तू? आप घूमने जाने की बात कर रही हो मम्मी जी, मेरी मम्मी मुझे बच्चा पैदा करने के लिए कह रही है। अरे 26 साल की तो उम्र है तेरी, खुद तो सही से चल नहीं पाती, तू बच्चा कैसे संभालेगी? लोगों को बोलने दे बेटा, जो चीज़ के लिए तेरा शरीर गवाही ना दे वो मत कर। जैसे ही निशा अपनी सास की बात सुनती है, वो खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। अरे अरे ऐसे ही हंसती खेलती रहा कर बहू। तो मम्मी जी आज मोहित के साथ प्रैंक करूं? हाँ हाँ बिल्कुल कर, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। और कूदते फांदते पारुल कमरे में मोहित के पास जाती है। पता है मोहित, मैं क्या सोच रही थी कि घर पर बैठे बैठे ना मैं बोर हो जाती हूँ, तो क्यों ना मैं पार्लर खोल लूँ। पता है ना, कॉलेज के टाइम पर ही मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था, इसी बहाने वो कोर्स की सर्टिफिकेट मेरे काम आ जाएगी, वरना आप बेचारी अलमारी में पड़े पड़े सड़ रही है। पार्लर और तुम? पार्लर को मैनेज करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है निशा। 24 घंटे स्टाफ पर नज़र रखनी पड़ती है, स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है, ऊपर से अगर स्टाफ ना आए तो खुद नौकर बनकर काम करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगी। तुम कहीं काम ही करना चाहती हो तो किसी कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेती? 9 to 5 वाली जॉब में तुम्हें मज़ा आएगा। मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें 3-4 घंटे वाली कहीं जॉब लगा दूँ शुरुआत में, ताकि तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि करना क्या होता है। किसी की हंसती खिलती जिंदगी में कब आग लग जाए कोई नहीं कह सकता। निशा जो अपने पति के पास मजाक करने आई थी, इस बात को सुनकर उसे खुद का मजाक बनता महसूस होने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मोहित, मैं हंसी मजाक करती हूँ? क्या मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ? अरे निशा, तुम बात को गलत समझ रही हो। तुम्हारी टिफ़िन पैक करके बाहर टेबल पर रख देती हूँ, टिफ़िन लेकर चले जाना। मोहित से नाराज़ होकर प्रिया कमरे से बाहर आ जाती है। उसी शाम निशा अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी के लिए जाती है, जहाँ बात बात में प्रिया कहती है, क्या बात है निशा, आज तो अपने पति और अपनी सास की तारीफ नहीं कर रही, बड़ी चुपचाप सी है। क्या हो गया, दिख गए क्या रंग सबके? मैंने तो पहले ही कहा था 8 महीने साल भर सब अच्छे बनने का ड्रामा करेंगे, इसके बाद अचानक ही सब अपने असली रंग में आ जाएंगे। अरे नहीं प्रिया, तुम ज़्यादा बात को कॉम्प्लिकेट कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो बस आज मैं मोहित के पास ज़रा उसे परेशान करने गई थी, ये कहकर कि मैं पार्लर खोलने की सोच रही हूँ। पर पता है उसने क्या कहा? उसने कहा मैं पार्लर नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे 9 to 5 वाली जॉब करनी चाहिए या उससे भी कम टाइम स्लॉट वाली जॉब। तू पागल है या बनती है, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो डायरेक्ट तेरे मुंह पर तेरी इंसल्ट कर दी जीजू ने। ये तो वही बात हो गई ना, किसी को सीधा ना बोलकर गधा बोल दिया जाए। अरे तू भोली है, कोई गवार थोड़ी ना है जो पार्लर नहीं चला पाएगी। इतना बड़ा ससुराल संभाल सकती है, 28 साल के पति को संभाल सकती है, तो पार्लर क्यों नहीं संभाल पाएगी तू? वही तो, मैं बिल्कुल खोल सकती हूँ पार्लर। और अब जब जीजू ने तेरी काबिलियत पर शक कर दिया है ना, तब तो तुझे पार्लर खोल के दिखाई देना चाहिए। दिखाती उन्हें कि कैसे तू हर चीज़ में माहिर है।
और किटी पार्टी से घर जाती ही निशा मोहित के आने का इंतजार करने लगती है। रात को डाइनिंग टेबल पर जब सभी साथ में होते हैं, निशा मोहित से कहती है, मुझे पार्लर खोलना है। सुबह बताया था ना मैंने तुम्हें, तो मार्केट में कहीं कोई दुकान देखकर उसके रिनोवेशन का काम शुरू कर दो मोहित। तुम्हें अचानक पार्लर क्यों खोलना है बहू? कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वही तो बहू, ये सब काम हम लोगों को शोभा कहाँ देता है। और तुझे किस चीज़ की कमी हो गई कि तुझे पार्लर का काम करने की सोचनी पड़ रही है? मेकअप आर्टिस्ट को तो शादी में रात रात भर काम करना पड़ता है, तू कहाँ कर पाएगी ये सब। प्रिया ठीक कहती थी, इस घर में सबको मेरी काबिलियत पर शक है, और कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे लाइफ में आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहते। देखिए मम्मी जी, जब इंसान करने पर आ जाता है ना तो सब कुछ कर लेता है। आप फिक्र मत कीजिए, रात को काम करना पड़े या दिन को या पूरे हफ्ते, मैं कर लूंगी। निशा पार्लर खोलने की जिद पकड़ लेती है। मोहित को उसके लिए किराए पर एक पार्लर आखिरकार लेना ही पड़ता है। ये हुई ना बात, द निशास पार्लर। पार्लर तो बन गया, कॉस्मेटिक का सामान भी लाना होगा। और तुम कह रहे थे ना अगर स्टाफ ना हो तो नौकर बनना पड़ता है, तो मैंने सोचा है स्टार्टिंग के डेज में मैं पार्लर में कोई स्टाफ रखूंगी ही नहीं, ताकि एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। जो काम होगा सब मैं ही करूंगी। अब मैं तो भाई कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हें जो समझ में आता है कर लो। क्या क्या सामान लाना है मुझे बता दो, मैं सारे प्रोडक्ट पार्लर में पहुंचा दूंगा। निशा की बात मानकर मोहित पार्लर को पूरी तरह सेट कर देता है। जैसे ही निशा अपने पार्लर की ओपनिंग का स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगाती है, उसकी सारी सहेलियां उसके पार्लर में पहुंच जाती है। मान गए निशा तुझे, आज भी तू वही धाकड़ लड़की है जो कॉलेज में थी। महीना भर हुआ नहीं इस पार्लर वाली बात को छिड़े और तूने पार्लर शुरू भी कर लिया। यही अर्जी मैंने अपने पति के आगे लगाई होती ना, तो वो तो भाई साहब इस जन्म में तो मेरा पार्लर खुलने ही नहीं देता। किसी ने सही कहा है, भले ही ना शेर कितनी लंबी नींद क्यों ना ले ले, पर जब वो उठता है ना तो शेर ही होता है। अब इसी बात पर मेरा पेडिक्योर कर दे बहन। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि लोग सिर्फ फेशियल और आईब्रो करवाने नहीं आएंगे, मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। पर नेहा तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, कर देती हूँ पेडिक्योर। और मुंह बनाकर किसी तरह निशा नेहा का पेडिक्योर करती है। तभी प्रिया कहती है, वैसे तो मेरी आईब्रो पहले से सेट है, पर मैं ना तुझे एक मौका देती हूँ अपनी आईब्रो बनाने का। अब देख, तूने तो कॉलेज टाइम में कोर्स किया था ना, अब तक तू सब भूल भी गई होगी। अगर किसी कस्टमर के आईब्रो बनाने में 19-20 हुआ तो तेरा पार्लर बंद हो जाएगा ना, जानती है ना तू। अरे हाँ यार प्रिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तू कितनी अच्छी है यार। वैसे मैं तेरी आईब्रो बिगड़ने नहीं दूंगी, आ बैठ जा। निशा प्रिया के आईब्रो बना देती है। फिर प्रिया कहती है, तेरा हाथ बहुत हल्का है, मज़ा आ गया। एक काम करना, साथ साथ में फेशियल भी कर देना। अगले हफ्ते मुझे पार्टी में जाना है तो हेयर स्पा भी कर दे। और ऐसा करते करते प्रिया पूरे 4 घंटे तक निशा से सर्विस लेती है और सब कुछ करवाने के बाद सीधा पार्लर से वापस जाने लगती है। हे, तुम दोनों कुछ भूल रही हो, पैसे बाद में भी दोगी तो चलेगा। क्या यार निशा, अब तू दोस्तों से भी पैसे लेगी? तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुझे अपने हेयर, अपनी आईब्रोज, अपनी स्किन टच करने दी। मुफ्त में तेरी प्रैक्टिस हो गई ना। और पेडिक्योर में तेरा लगा ही क्या? अपने पार्लर की ओपनिंग में एक पेडिक्योर भी फ्री नहीं कर सकती क्या तू मेरे लिए? एक तो पहला दिन, ऊपर से इतना सारा काम। इन सब के बाद निशा बुरी तरह थक जाती है और पार्लर से जल्दी ही घर लौट आती है। आ गई बहू, ये ले चाय पी। इसकी बहुत ज़रूरत थी, बड़ी थकावट हो गई आज। अरे पहला दिन था ना बहू, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पहले दिन ना गिराकी भी तो ज़्यादा होती है। भगवान करे तू लाखों कमाए, करोड़ों का हिसाब करे। वैसे आज 30-40 हज़ार रुपये कमाए कि नहीं? हाँ निशा बताओ, कैसा रहा आज का दिन? हाँ, पूरा महीना तो बीतने दीजिए पतिदेव, फिर बताती हूँ। और अगले दिन से ठीक 10 बजे निशा अपने पार्लर चली जाया करती। पर पार्लर में कैसा काम कैसी कमाई, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। 2 घंटे बैठने के बाद पार्लर में आज सुबह का पहला ग्राहक आता है। अरे वाह बहू, काम तो तूने बहुत अच्छा चूज किया है। अच्छा खासा बड़ा पार्लर भी खुला है। रकम तो मोटी लग गई होगी, खरीदा है क्या? नहीं चाची जी, खरीदा नहीं है, किराए पर है। अरे नहीं, खरीद भी लिया है तो तू मुझे बता सकती है बहू। मैं कौन सा तेरी तरक्की से जल जाऊंगी? हाँ, ऐसे भी हिस्से के वक्त तेरी सास को अच्छा खासा हिस्सा मिला था, वो तो खरीद ही सकती है।
एक काम कर, मुझे ना अभी शाम में एक पार्टी में जाना है, तो ज़रा अच्छी तरह मुझे तैयार कर दे। मुझे साड़ी ना लहंगे की तरह पहना दे। साड़ी मैं लेकर आई हूँ, और बाल सेट कर दे, और मेकअप जो भी मुझ पर सूट करे, ज़्यादा मत करना, हल्का फुल्का बस। आज तो अच्छी कमाई होगी। और हल्का हल्का कहकर सुषमा निशा से अच्छा खासा काम करवा लेती है। अपनी चाची सास की साजिश क्या है, इससे बेखबर निशा उसे अच्छी तरह तैयार कर देती है। अरे वाह बहू, देख कर लगता ही नहीं कि ये मेरा चेहरा है। मैं अपनी बहू को भी ना तेरे पास भेज दिया करूँगी। तू उसे भी ज़रा ये छोटी मोटी चीज़ें सिखा देना, ताकि मुझे ये साड़ी पहनने के लिए बाहर ना जाना पड़े। ये चाची जी पैसे की बात क्यों नहीं कर रही है? अब आप 2 मिनट बैठिए चाची जी, मैं अभी बिल निकलवा देती हूँ। अभी इतने से काम के लिए तो बिल निकलवाएगी बेटा? तेरा पति मेरी गोद में ही खेल कर बड़ा हुआ है। बच्चे जब काम करने लगते हैं तो बड़े फायदे तो उठाएंगे ना। ये तो तेरा फर्ज बनता है। समझ ले, तू अपना कर्ज उतार रही है। चल अब मैं चलती हूँ। वैसे बहुग्राह की तो ज़्यादा रहती नहीं, तो 5-5 कुर्सियाँ क्यों लगा कर रखी है तूने? एक काम कर, मैं अपना स्टाफ भेजती हूँ, एक कुर्सी ना उनके हाथ मेरे घर भिजवा दे। वो क्या है ना, घूमने वाली कुर्सी चुभती नहीं, मुझे बैठने में थोड़ा आराम हो जाएगा। ये कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। निशा बातचीत में बड़ी भूली थी, इसलिए वो अपनी चाची सास को भी मना नहीं कर पाती। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। निशा दिन भर काम करके थक भी जाती और कमाई के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, जिस पर फिर प्रिया उसे राय देते हुए कहती है, ये तो होना ही था, सारा काम खुद पर लेती ही क्यों है? मैं तो कहती हूँ 1-2 स्टाफ रख ले, अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। तुझे लोगों से पैसे मांगते नहीं बनता तो स्टाफ पैसे मांग लेगा। स्टाफ से तेरे रिश्तेदार वैसे भी दाम कम नहीं करवा पाएंगे। अरे वाह यार, तुम ना हमेशा मुझे बचा लेती हो। उसी रात निशा मोहित से कहती है, आप कहीं से 1-2 लड़कियों का जुगाड़ कर दोगे? पार्लर में स्टाफ की ज़रूरत है। तुमने पार्लर सेटअप करने को कहा, मैंने कर दिया। तुमने स्टॉक डालने को कहा, मैंने कर दिया। अब लड़कियां मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि मेरी नज़र में कोई विश्वासु लड़की नहीं है। पता चला तुम्हारे एब्सेंस में अगर उसने पार्लर से कुछ चोरी कर लिया तो तुम तो सारे चीज़ की ब्लेम मेरे सर पर मार दोगी। प्रिया ठीक ही कहती है। शुरू में सभी लोग अच्छे बनने का ड्रामा करते हैं, और साल पूरा होते होते ही सभी रंग दिखा जाते हैं। तो तुमने पार्लर का काम शुरू करने के लिए प्रिया को ही क्यों नहीं कह दिया? मुझे क्यों कहा था? अगर वो इतनी अच्छी है तो स्टाफ भी ढूंढ कर ला दे तुम्हारे लिए। हाँ, वो ला देगी। और निशा फिर एक गलती करती है और इस बारे में प्रिया को बताती है। प्रिया इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके पार्लर में काम करने के लिए एक लड़की को भिजवा देती है। देख रिम्पी, तुझे ना प्रिया ने भेजा है, इसलिए मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मुझे आज एक पार्टी में जाना है, तू पार्लर संभाल लेना। हाँ। आज तक जिस ससुराल में निशा के ससुर के नाम से कार्ड आते थे, वहाँ आज पहली बार निशा के नाम से कार्ड आया था। देख लिया मम्मी जी, देख लिया मोहित, कैसे मेरा पार्लर खुलते ही मैं फेमस हो गई। अब लोग मेरे नाम का कार्ड भेजते हैं। लोग तुम्हारे नाम का कार्ड क्यों भेज रहे हैं ये तो मैं समझ चुका हूँ, पर शायद इस पार्टी में जाने के बाद तुम भी समझ जाओ। निशा पार्टी में पहुंचती है, जहां लड़की की माँ उसे सीधा दुल्हन के कमरे में ले जाती है। अरे अच्छा किया निशा बेटा, तू समय पर आ गई। देखना मेरी साड़ी नहीं बंधी है, लड़की की बहन अभी तक तैयार नहीं है, और ये पार्लर वाली इतना धीरे धीरे काम कर रही है, क्या बताऊँ। ज़रा संभाल लेना बेटा। अब मैं हाँ हाँ बेटा। क्या? और पूरी शादी में निशा को कुछ खाने तक का मौका नहीं मिलता। उसका सारा वक्त लड़की के परिवार वालों को तैयार करने में चला जाता है, और पैसे के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं मिलती। सभी पार्टी से वापस लौटते हैं। अगली सुबह जब निशा पार्लर पहुंचती है, दीदी सारा कॉस्मेटिक आइटम खत्म होता जा रहा है, सामान डलवा दीजिए ना दीदी। अरे परसों ही तो मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, इतने तो कस्टमर भी नहीं है, कैसे ख़त्म हुआ सब? वैक्स की क्रीम मंगवाई थी, कहाँ चली गई? और ये वैक्स हीटर ख़राब कैसे हो गया? निशा का सर चकरा जाता है। पार्लर का रेंट, बिजली का बिल, स्टाफ का खर्चा और कमाई एक पैसा नहीं। निशा सीधा मोहित के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तो जानता ही था तुम पार्लर नहीं संभाल पाओगी। इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक नहीं हो, पर इसलिए क्योंकि तुम सीधी हो और दुनिया वाले बहुत जालिम हैं। किसी के हाथों से पैसा निकलवाना सबसे मुश्किल काम होता है निशा। ऊपर से प्रिया, जिस प्रिया के चक्कर में फंसी हो ना तुम, उसी ने भेजा था ना रिम्पा को। रिम्पा उसे जाकर आधे प्रोडक्ट दे देती होगी और दोनों मिलकर इस्तेमाल कर लेते होंगे। आजकल कोई भी बिना फ़ायदे कोई काम नहीं करता।
नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता कि मेरी दोस्त मेरे साथ ऐसा कर सकती है। अच्छा, प्रिया के पति की दवाई की दुकान है ना, चलो मेरे साथ। 5 रुपए की एक सर दर्द की गोली लाकर दिखा दो मुझे उसकी दुकान से बिना पैसे, तो मैं मान जाऊंगा कि वो सच में अच्छी है। अरे 5,000 रुपये का माल भी दे देगी वो मुझे, इसमें क्या है। निशा को तो ये चुटकी भर का काम लगता है। वो सीधा प्रिया की दुकान जाती है और उसे एक पेन किलर लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगती है, प्रिया कहती है, अरे पैसे तो दे दीजिए। काम में इतना बिजी हो गई कि पैसे देना भी भूल गई। ये क्या बात हुई प्रिया, तू तो मेरे पार्लर आकर सब कुछ फ्री में करवा जाती है और मेरे वक्त 5 रुपए की दवाई भी तुझे भारी हो गई। अरे पगली, ये दवाई मैं घर में थोड़ी ना बनाती हूँ, मुझे होलसेलर को पैसे देने पड़ते ना। वैसे भी मैं तो तुझे खरीदी के भाव में दे रही हूँ, बाकियों को तो 7 रुपए में देती हूँ। तेरी कसम, हाँ, गल्ले पे बैठी हूँ, तुझसे झूठ थोड़ी ना बोलूँगी। और तेरे से कमाऊंगी क्या मैं? तेरा क्या है, तेरी तो सिर्फ मेहनत जाती है, हमें तो यहाँ क्रेडिटर को जवाब देना पड़ता है। तेरे जैसा थोड़ी ना है कि पति को फ़ोन किया और सारी चीज़ जुगाड़ होगी। और प्रिया की बात सुनते ही निशा की आंखों से पर्दा हट जाता है। वो समझ जाती है कि कैसे उसके रिश्तेदार, उसकी सहेली उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो मोहित के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दो मोहित, तुम और मम्मी सही थे, मैं गलत थी जो उन लड़कियों का भरोसा कर लिया मैंने। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सहेलियाँ, मैंने तोड़ दी है सबसे दोस्ती। मैं घर पर ही खुश हूँ, मुझे नहीं चलाना कोई पार्लर वार्लर। अब निशा को समझ में आ जाता है कि हर शख्स जो आपके शुभ चिंतक बनने का ड्रामा करता है वो सच में आपका शुभ चिंतक नहीं होता।